एन चैनल जेफेट का अपन कंस्ट्रक्शन देख चुके थे। अब हम उसकी एन चैनल जेफेट की वर्किंग, उसकी ऑपरेशन या फिर कैसे काम करता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले मैं ऑपरेशन में चलूँ तो उसके पहले एक बार फिर से उसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम को बना देता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शनल डायग्राम के ही बेस पर मैं इसके ऑपरेशन को समझाऊँगा। जैसा कि मैं बताया था कि कोई भी आपका जेफेट है, उसमें मैं एन चैनल की बात किया था। एन चैनल जेफेट को बनाने के लिए हमने क्या बोला था कि एक एन टाइप रेक्टेंगुलर शेप्ड सेमीकंडक्टर बार लेते हैं। उस एन टाइप रेक्टेंगुलर शेप्ड सेमीकंडक्टर बार के आइदर साइड पे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को डिफ्यूज़न टेक्निक या फिर एलॉइंग टेक्निक से हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर के आइदर साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लेयर को क्या किया, डिफ्यूज़ किया और डिफ्यूज़न करके हमने उसमें एक लेयर चढ़ा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, इस एन टाइप रेक्टेंगुलर शेप्ड सेमीकंडक्टर बार के अपर साइड में, अपर एज में ओहमिक कांटेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पर्पस के लिए एक टर्मिनल निकालते हैं। इसको मैंने क्या बताया, ड्रेन टर्मिनल बोलते हैं। इसको किससे शो करते हैं, डी से। अगेन फ्रॉम लोअर एज ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर बार सेकेंड टर्मिनल is taken through ohmic contact for electrical connection purpose is known as सोर्स टर्मिनल। इस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, सोर्स टर्मिनल बोलते हैं। एंड अगेन फ्रॉम पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर और पी एन जंक्शन थ्रू ओहमिक कॉन्टेक्ट और थर्ड टर्मिनल इज टेकन फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पर्पस इज कॉल्ड गेट टर्मिनल। इट इज़ गेट टर्मिनल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल जी। तो हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बार के अपर टर्मिनल, अपर से एज से एक टर्मिनल लिया, उसको ड्रेन बोला। लोअर से जो लिया उसको सोर्स बोला। और पी एन जो जंक्शन जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस फॉर्म्ड पी एन जंक्शन जो लेयर है वहाँ से ओहमिक कांटेक्ट के थ्रू हमने इसका एक तीसरा टर्मिनल लिया, इसको क्या बोला, गेट। मैंने बताया था अभी तक कल के डेट में कंस्ट्रक्शन बताते समय कि दोनों ये बीच वाला रीजन को चैनल बोलते हैं। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो रीजन है बीच का, दोनों साइड पी टाइप जंक्शन पी एन जंक्शन फॉर्मेशन हुआ। तो दोनों साइड पी एन जंक्शन के फॉर्मेशन के बाद जो मिडिल जो रीजन है, मिडिल जो एरिया है, उस मिडिल एरिया मिडिल रीजन में जो स्पेस है, एन टाइप सेमीकंडक्टर स्पेस रीजन में प्रेजेंट है, उसको चैनल बोलते हैं। तो चैनल का मतलब क्या होता है, जेफेट का वह पार्ट जिससे होकर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या करता है, सोर्स से ड्रेन की ओर ट्रेवल करता है। तो जिससे होकर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ट्रेवल करता है, उसी पर्टिकुलर पार्ट को, उस एरिया को, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। तो यहाँ पर चैनल जो है वो एन टाइप मटेरियल से बना है, इसको बोलते हैं एन चैनल जेफेट। ठीक है, अब क्या होता है, ये एन चैनल जेफेट हो गया। सोर्स का मतलब मैंने क्या बताया था कि ऐसा कोई टर्मिनल जिस टर्मिनल से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस सेमीकंडक्टर बार के अंदर एंटर करता है, उस एंट्री वाले टर्मिनल को ही हम इसका क्या बोलते हैं, सोर्स टर्मिनल बोलते हैं। जिस टर्मिनल से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस सेमीकंडक्टर बार को लिफ्ट करता है, बाहर निकलता है, उस पर्टिकुलर टर्मिनल को क्या बोलते हैं, ड्रेन टर्मिनल बोला जाता है। ठीक है, और जिस टर्मिनल के थ्रू हम फ्लो होने वाले करेंट या चार्ज कैरियर की फ्लो रेट को हम कंट्रोल करते हैं, उस पर्टिकुलर टर्मिनल को क्या बोलते हैं, गेट टर्मिनल। तो बेसिकली एन चैनल जेफेट जो होता है, 3 टर्मिनल्स आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, जिसकी ऑपरेशन को हम अप्लाइड वोल्टेज के थ्रू क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑपरेशन पढ़ेंगे। ऑपरेशन के लिए क्या है, ड्रेन और सोर्स के बीच हम एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं। ऑलवेज ध्यान ये रहे कि इसमें अप्लाइड एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज है, उसकी पॉजिटिव प्लेट को ड्रेन टर्मिनल से
और उसकी निगेटिव प्लेट को हम किस में कनेक्ट करते हैं, सोर्स टर्मिनल पर। तो क्या कर दिए हम, इसके ड्रेन और सोर्स के बीच ऑलवेज एक एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं। अप्लाइड एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको ड्रेन टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और निगेटिव टर्मिनल को इसके सोर्स टर्मिनल को। इस ड्रेन टू सोर्स अप्लाइड वोल्टेज को ही क्या बोलते हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS बोलते हैं। ठीक है। और एक अनदर एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स गेट और सोर्स के बीच पे अप्लाई करते हैं। ध्यान ये रहे कि ये जो अप्लाइड जो गेट टू सोर्स जो वोल्टेज है वो ऑलवेज इस गेट रीजन पर फॉर्म्ड PN जंक्शन को क्या करे, रिवर्स बायस्ड में रहे। ठीक है। तो P टाइप के सेमीकंडक्टर रीजन है उसको बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ेंगे और N टाइप के सेमीकंडक्टर रीजन को किससे जोड़ देते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से। ठीक है, ऐसा करेंगे, ये निगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और गेट टू सोर्स वोल्टेज है इस कारण इसको दे देते हैं VGS। तो एक गेट और सोर्स के बीच में एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं। इस अप्लाइड एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स को रिवर्स वोल्टेज सोर्स होता है और इसकी वैल्यू को इस प्रकार ध्यान ये रखा जाता है कि ऑलवेज ये गेट जो जंक्शन पे फाउंड PN जो जंक्शन है, PN जो जंक्शन है वो ऑलवेज कौन से बायस में होना चाहिए, रिवर्स बायस्ड मोड में होना चाहिए। तो अगर हम PN जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देंगे तो इस डिवाइस से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को कंट्रोल हम नहीं कर सकते। तो फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को अगर कंट्रोल करना है, कैरियर की फ्लो रेट को अगर कंट्रोल करना है, तो ऑलवेज गेट और सोर्स के बीच अप्लाइड वोल्टेज को क्या होना चाहिए, रिवर्स वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है। तो हमने ड्रेन और सोर्स के बीच में एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया। एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी किस टाइप है, ड्रेन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा और सोर्स को बैटरी के नेगेटिव से। ठीक है। गेट और सोर्स के बीच एक्सटर्नल निगेटिव रिवर्स बायसिंग वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं जिसमें P टाइप के गेट रीजन को बैटरी के निगेटिव प्लेट से और N टाइप के चैनल रीजन है उसको बैटरी के पॉजिटिव से करते हैं। तो गेट टू सोर्स जो जंक्शन है वो क्या हो जाता है, हाईली रिवर्स हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स लगाने की, बैटरी लगाने की पोलैरिटी है। अब इसकी ऑपरेशन देखते हैं। फर्स्ट, व्हेन गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, व्हेन गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS इक्वल्स टू 0 वोल्ट एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS इक्वल्स टू 0 वोल्ट। 3-4 पॉइंट से हम इसके पूरे कंप्लीट ऑपरेशन का डिस्कशन करेंगे। तो जब हम इस N चैनल जेफेट के गेट और सोर्स के बीच अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज VGS की वैल्यू को क्या रखते हैं, हम 0 वोल्ट रखते हैं। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज जब 0 वोल्ट है और क्या है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट है। ठीक है। तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज 0 वोल्ट और गेट टू सोर्स वोल्टेज जब 0 वोल्ट है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, इस N चैनल जेफेट के N चैनल जेफेट्स के चैनल से होकर कोई भी मेजॉरिटी कैरियर है वो फ्लो नहीं होता। ठीक है। तो क्यों फ्लो नहीं होगा, विदाउट एक्सटर्नल डीसी एनर्जी तो कोई भी चार्जेस मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जब गेट टू सोर्स वोल्टेज का वैल्यू भी 0 है और ड्रेन टू सोर्स अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू भी 0 है तो उस केस में इस चैनल रीजन से होकर कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो ट्रेवल नहीं करेगा, कोई भी कैरियर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। अब कैरियर का मूवमेंट नहीं होने के कारण इस चैनल के थ्रू फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगा, 0। तो इस केस में क्या होगा, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज का वैल्यू 0 वोल्ट है और जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का वैल्यू भी 0 वोल्ट है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, डिवाइस के चैनल में नो एनी मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कोई मूवमेंट नहीं होगा, नो एनी मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है। कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट नहीं होगा।
थ्रू दी चैनल, ठीक है, थ्रू दी चैनल, ठीक है। तो चैनल से होकर कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो मूव नहीं करेंगे, क्योंकि गेट टू सोर्स वोल्टेज भी जीरो है और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी जीरो है। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जीरो होने के कारण उस चैनल से होकर कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से वो क्या है, मूव नहीं करेगा। और चैनल से होकर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट जो है कम्प्लीटली ज़ीरो होने के कारण डिवाइस से कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। डिवाइस में इलेक्ट्रिकल जो करंट जो होंगे, डिवाइस से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल जो करंट जो होगा, जिस करंट है वो क्या होगा, वो क्या इलेक्ट्रिकल करंट को क्या बोलेंगे, ड्रेन करंट बोलेंगे, ड्रेन करंट। और ये ड्रेन करंट कम्प्लीटली क्या रहेंगे, ज़ीरो, क्योंकि ड्रेन टर्मिनल से होकर ही करंट का फ्लो होगा। इस कारण उस करंट को क्या बोला, ड्रेन करंट। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, मैं यहाँ पर की पॉइंट लिखता हूँ, आप अपने नोट्स में ऐसी मत लिख देना, मेरे वॉइस को कैप्चर करते जाओ और अपने ऑन वर्ड में अपना नोट्स बना लेना, ठीक है। या फिर आप कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसके बाद कोई भी थ्योरी वाला बुक अपने से पढ़ लेना, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम उसमें गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू को ज़ीरो रख देते हैं, तब ज़ीरो दो तरीके से होगा। या तो हम गेट और सोर्स के बीच हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, इस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स को हटा देंगे और गेट और सोर्स टर्मिनल को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, तो भी गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। दूसरी पॉइंट क्या होगा, या तो हम इस गेट और सोर्स टर्मिनल से एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स को रिमूव करके गेट और सोर्स टर्मिनल को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो गेट और सोर्स को भी शॉर्टेड करने से भी यहाँ का वोल्टेज ज़ीरो होगा, या फिर यहाँ से एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स को रिमूव करके इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करने पर भी वोल्टेज जीरो होगा, ठीक है। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू हम क्या रख दिए, जीरो रख दिए, और एक्सटर्नल ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का वैल्यू भी हम क्या कर दिए, जीरो। इसमें भी वही है कि अगर हम ड्रेन और सोर्स के बीच कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, दैट मीन्स इस बैटरी को रिमूव कर दो, तो VDS का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो उस पर्टिकुलर केस में कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स ना होने के कारण इस डिवाइस के चैनल से फ्लो होने वाले चार्जेस का जो रेट है, चार्ज फ्लो रेट है, कम्प्लीटली ज़ीरो होगा। कोई भी चार्जेस है वो फ्लो नहीं होंगे, कोई भी मेजॉरिटी कैरियर पास नहीं होगा। तो मेजॉरिटी कैरियर जब पास नहीं होंगे तो उस केस में इसमें होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। तो फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल जो ड्रेन करंट है, उस ड्रेन करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएंगे। कम्प्लीटली ज़ीरो रहेगा मतलब डिवाइस ऑफ मोड में रहेगा। तो इसको पूरा सेंटेंस लिखना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये है, गेट टू सोर्स को जीरो रखें और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को जीरो रखें, तो उस पर्टिकुलर केस में डिवाइस के चैनल से होकर कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास नहीं होगा। तो चैनल से क्रॉस पास होने वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का ट्रांसपोर्ट रेट जीरो होने के कारण उस चैनल से होकर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, जिससे उसमें फ्लोइंग ड्रेन करंट की वैल्यू क्या होगा, कम्प्लीटली ज़ीरो होगा। दूसरी पॉइंट, व्हेन external DC voltage source is applied, external voltage source is applied between drain and source terminal, ठीक है। तो जब हम उसके ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच, ड्रेन टर्मिनल और उसके सोर्स टर्मिनल के बीच हम एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, तब कीपिंग गेट टू सोर्स एस एन ओपन सर्किट कंडीशन, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जब हम ड्रेन और सोर्स के बीच एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स देते हैं और उसके गेट टू सोर्स वोल्टेज को हम क्या कर रिप्लेस कर देते हैं, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये है
अब हम इसके ड्रेन और सोर्स के बीच एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं और उस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स की पॉजिटिव प्लेट को ड्रेन टर्मिनल से जोड़ेंगे और उसकी नेगेटिव प्लेट को हम सोर्स टर्मिनल। तो जैसे ही हम इसके ड्रेन और सोर्स के बीच हम एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे गेट सोर्स टर्मिनल को ओपन रखते हुए, ठीक है। तो ड्रेन और सोर्स को हम किससे रिप्लेस करें, किससे वो कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स से। तो जैसे ही हम इसमें एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, इस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स के कारण क्या होता है, इस एन टाइप के रीजन में प्रेजेंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के नेगेटिव प्लेट से रिपल होकर ड्रेन की ओर मूव करेगा। किधर मूव करता है, ड्रेन की ओर मूव करता है। ऐसे मूव करेंगे। तो जैसे ही हम ड्रेन और सोर्स के बीच एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स VDS हम अप्लाई करेंगे, इस अप्लाइड VDS का जो मैक्सिमम जो पार्ट है इस डिवाइस के अक्रॉस अपीयर हो जाता है। इस टाइप से चैनल के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज इस टाइप से अपीयर हो गया, ऐसा प्लस और ऐसा माइनस। तो VDS का मैक्सिमम पोर्शन है वो क्या होगा, इस डिवाइस के क्रॉस इंटरनली क्या करता है, अपीयर हो जाता है। और ये अपीयर्ड जो वोल्टेज है उस चैनल पे दोनों साइड पे फॉर्म्ड ये PN जंक्शन, यहाँ पे भी P और N जंक्शन, यहाँ पर भी P और N बन रहा है। तो चैनल के आइदर साइड में फॉर्म्ड जो दो PN जंक्शन है, उन दोनों PN जंक्शन को ये अप्लाइड जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, हाईली रिवर्स कर देता है। हाईली रिवर्स होने की वजह से दोनों चैनल के आइदर साइड पे फॉर्म्ड PN जंक्शन पे डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाता है, क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, ऐसे डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाता है। इस टाइप से डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि जैसे ही हम इसके ड्रेन और सोर्स के बीच में एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, इस अप्लाइड एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स का मैक्सिमम पार्ट है वो डिवाइस के ड्रेन और सोर्स के अक्रॉस अपीयर हो जाता है। ये अपीयर्ड जो वोल्टेज है चैनल के आइदर साइड पर फॉर्म्ड PN जंक्शन को क्या कर देता है, हाईली रिवर्स कर देता है। हाईली रिवर्स होने के कारण चैनल के आइदर साइड पे फॉर्म्ड PN जंक्शन पे क्या क्रिएट होता है, डिप्लेशन लेयर क्रिएट होता है। ऐसा डिप्लेशन लेयर फॉर्म्ड हो गए, ठीक है। इस फॉर्म्ड डिप्लेशन लेयर के कारण क्या होता है, बीच का जो चैनल का जो एरिया है, चैनल का विड्थ है, ये वाला चैनल का विड्थ है, तो चैनल का विड्थ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब चैनल का विड्थ कम होगा तो यहाँ पर कैरियर की ट्रांसपोर्ट रेट क्या होगा, वो भी कम होगी, ठीक है। तो जैसे ही हम VDS अप्लाई करते हैं, अप्लाइड VDS का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो चैनल के अक्रॉस इंटरनली क्या होता है, इंड्यूस होता है। वो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो चैनल के आइदर साइड पे फॉर्म्ड PN जंक्शन को हाईली रिवर्स कर देता है। हाईली रिवर्स होने के कारण चैनल के आइदर साइड पर डिप्लेशन लेयर है वो क्या होता है, क्रिएट होता है। उस क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर के कारण चैनल का विड्थ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चैनल का विड्थ कम होने से क्या होगा, कैरियर ट्रांसपोर्ट के लिए का जो एरिया है वो क्या हो जाएंगे, वो भी कम हो जाएगी। तो जैसे ही हम इसमें VDS अप्लाई करते हैं, अप्लाइड VDS के कारण चैनल के आइदर साइड पर डिप्लेशन लेयर है क्या हो जाता है, फॉर्म्ड होता है। तो जैसे जैसे हम ड्रेन और सोर्स के बीच की वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू को हम क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, इस ड्रेन से सोर्स की ओर फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू भी क्या होता है, लीनियरली बढ़ने लगता है। अब क्या बोला मैं, पूरे डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन तक लिखना पड़ेगा आपको। अब वो फॉर्म्ड हो गया उसके बाद का बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसके ड्रेन और सोर्स के बीच की वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, डिवाइस के ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाले करेंट का वैल्यू है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। तो VDS के रिस्पेक्ट में
आईडीएस मतलब ड्रेन टू सोर्स जो करंट आईडी करंट है वो भी क्या होता है, लीनियरली इंक्रीज होता है। ठीक है, एक एक ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वीडीएस को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आईडी का वैल्यू भी बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की एक सर्टेन वैल्यू पर ड्रेन करंट का वैल्यू है वो क्या होना बंद हो जाता है, इंक्रीज होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो जिस सर्टेन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पर ड्रेन से सोर्स की ओर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, उस पर्टिकुलर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे डिवाइस के ड्रेन और सोर्स के बीच एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, वीडीएस की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे डिवाइस के ड्रेन और सोर्स के बीच फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू भी क्या होने लगता है, लीनियरली बढ़ने लगता है। ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज, एक सर्टेन वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, करंट का वैल्यू इंक्रीज होने लगता है। बट एक कंडीशन ऐसा आता है कि एक सर्टेन टाइम बाद वीडीएस की वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद भी फ्लो होने वाले ड्रेन टू सोर्स करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज होना बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब उस ड्रेन टू सोर्स करंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो जिस सर्टेन मिनिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पर ड्रेन करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, उस पर्टिकुलर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। मतलब जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर ड्रेन टू सोर्स करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोलेंगे। और उस पिंच ऑफ वोल्टेज के करेस्पॉन्डिंग ड्रेन टू सोर्स करंट को ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट बोलेंगे। तो ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट क्या होगा, वह मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट, वह मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट जो पिंच ऑफ वोल्टेज पर क्या होता है, फ्लो होता है, वही क्या कहलाएगा, ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट। और पिंच ऑफ वोल्टेज किसको बोलेंगे, वह ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जिस सर्टेन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पर फ्लो होने वाले ड्रेन टू सोर्स करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, उसे हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। तो वो पिंच ऑफ वोल्टेज पे फ्लो होने वाले ड्रेन टू सोर्स करंट की वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट के बाद क्या होता है, मैक्सिमम ही करें, वही मैक्सिमम करंट होता है। वी आई कर्व से समझ में आ जाएगा। तो अब दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्या एक्शन होता है जो वीडीएस को बढ़ाने पर आईडी की वैल्यू भी नहीं बढ़ता, ऐसा क्या तो होता क्या है, यहाँ पर मैं रीज़न बता रहा हूँ। ठीक है, वीडीएस की वैल्यू को इंक्रीज करने से डिवाइस की चैनल का जो रेजिस्टेंस भी क्या होने लगता है, साथ में इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो वीडीएस की वैल्यू को इंक्रीज करने पर डिवाइस के चैनल का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। वीडीएस इंक्रीज होने से चैनल की रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होने लगता है। तो चैनल की रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण ही इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज ना हो करके एक कांस्टेंट वैल्यू पर वो क्या रहता है, मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाला मैक्सिमम करंट ही क्या कहलाता है, ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट, जिसको हम IDSS बोलते हैं कि ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट। अब जिस सर्टेन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पर ड्रेन टू सोर्स करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, वो पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाएंगे। क्या होता है मैं शुरू से बता देता हूँ इसको। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू की वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करने से ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का मैक्सिमम जो पार्ट है वो चैनल के अक्रॉस अपीयर हो जाता है। चैनल के अक्रॉस अपीयर्ड जो वोल्टेज जो रहता है वो क्या करता है, डिवाइस को हाईली रिवर्स कर देता है,
जंक्शन चैनल के आइदर साइड पे फॉर्म्ड पीएन जंक्शन को हाईली रिवर्स करता है। हाईली रिवर्स होने के कारण क्या होता है, चैनल के आइदर साइड दोनों पीएन जंक्शन पर एक एक डिप्लेशन लेयर है वो फॉर्म्ड हो जाता है। फॉर्म्ड डिप्लेशन लेयर के कारण क्या होता है, चैनल की विड्थ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चैनल का विड्थ कम होने के कारण उस चैनल के थ्रू क्रॉस होने वाले कैरियर के ट्रांसपोर्ट रेट भी क्या होगा, कम होगा। इतना क्लियर हुआ। ये तो सिर्फ बैटरी लगाने के बाद की बात। अब जैसे ही हम इस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, तो जैसे जैसे हम VDS की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे इस डिवाइस में फ्लो होने वाले ड्रेन टू सोर्स करेंट का वैल्यू भी क्या होने लगता है, लीनियरली इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो जब तक आपका VDS की वैल्यू को इंक्रीज करने से IDS की वैल्यू लीनियरली बढ़ता है, उस पर्टिकुलर रीजन को हम इस डिवाइस का क्या बोलते हैं, ओहमिक रीजन बोलते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन में वो ओम्स लॉ का फॉलो करता है। और ये डिवाइस है वो क्या है, एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। तो जैसे जैसे VDS को बढ़ाओगे वैसे वैसे इसमें फ्लो होने वाले ड्रेन टू सोर्स करेंट IDS की वैल्यू भी क्या होता है, लीनियरली बढ़ता है। VDS की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है, एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू पर पहुंच जाते हैं कि VDS की वैल्यू को बढ़ाने के बाद भी ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट दिखाई नहीं देता। तो ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाले करेंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। तो जिस पर्टिकुलर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पर ड्रेन टू सोर्स करेंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, उस पर्टिकुलर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, क्योंकि उसी पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट की वैल्यू कांस्टेंट मिलना शुरू हो जाता है। करंट की वैल्यू लिनियरली इंक्रीज नहीं होता, तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट मिलना शुरू हो जाता है। तो करंट का वैल्यू कांस्टेंट मिलना शुरू हो जाता है, उसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक, तो पिंच ऑफ वोल्टेज पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है और वही क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उस पिंच ऑफ के बाद अगर VDS की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो भी VDS की वैल्यू को इंक्रीज़ करने पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैसे जैसे हम VDS को बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिवाइस की चैनल का रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाता है, जिसके वजह से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहता है। एक समय ऐसा आता है कि VDS की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाते हैं, वैसे वैसे उस चैनल के आइदर साइड पर फॉर्म्ड PN जंक्शन है वो हाईली रिवर्स होते जाता है, क्योंकि डिप्लेशन देख लो, बता देता हूँ। ये है, आपने ये वोल्टेज दिया, इस वोल्टेज के ये जो वोल्टेज अप्लाई किए हो वो डिवाइस के चैनल के अक्रॉस अपीयर होगा। ये चैनल के अक्रॉस अपीयर्ड जब होंगे ना, तो ये जो वोल्टेज है ना वो इस आइदर साइड के PN जंक्शन को रिवर्स करेगा। आइदर साइड के PN जंक्शन को रिवर्स करने से इस आइदर साइड पर क्या होगा, डिप्लेशन लेयर फॉर्म्ड हुआ है, ये फॉर्म्ड हुआ है, और ये फॉर्म्ड जो डिप्लेशन लेयर की वजह से चैनल का विड्थ कम हो गया है। चैनल का विड्थ कम होने से कैरियर का ट्रांसपोर्ट रेट, मूवमेंट रेट भी क्या होगा, कम होगा। अब VDS को बढ़ा रहे VDS को बढ़ा रहे, एक समय ऐसा आता है कि VDS की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के बाद भी फ्लो होने वाले IDS की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। तो VDS की वैल्यू इंक्रीज़ करने से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट मिलना शुरू हो जाता है। तो फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है
तो वही जिस पर्टिकुलर VDS पर कांस्टेंट होता है वही पिंच ऑफ वोल्टेज है। अब पिंच ऑफ वोल्टेज के अबव भी अगर VDS की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो भी फ्लो होने वाले IDS की वैल्यू में कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता। एक समय ऐसा आता है कि VDS का वैल्यू इतना सफिशिएंट हो जाता है कि इस लार्ज VDS के कारण ये इंटरनल जो PN जंक्शंस है वो हाईली रिवर्स हो जाता है। हाईली रिवर्स होने के कारण ये दोनों जंक्शंस पर क्या होता है, ब्रेकडाउन फिनोमेना होगा, क्योंकि रिवर्स ब्रेकडाउन, क्योंकि ये दोनों जंक्शन हाईली रिवर्स हो रहा है। तो हाईली रिवर्स होने के कारण ये दोनों जंक्शन क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। दोनों जंक्शंस के ब्रेकडाउन होने से लार्ज अमाउंट में क्या होंगे, फ्री कैरियर प्रोड्यूस होता है, और वो फ्री कैरियर प्रोड्यूस होने से यहाँ पर चैनल की कंडक्टिविटी सडनली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और चैनल की रजिस्टिविटी है सडनली क्या हो जाती, कम हो गई। तो चैनल की रजिस्टिविटी सडनली कम होने से फ्लो होने वाले करेंट का रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू में से सडन जो चेंजेस होता है, अचानक से जो इंक्रीज हो जाता है, उसी कंडीशन को हम इसका क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन कंडीशन बोलेंगे। तो 3 सिचुएशन है इसमें। एक तो करेंट है वो लीनियरली वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बढ़ा पिंच ऑफ तक, फिर जब VDS का वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हुआ तो फ्लो होने वाले IDS का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू जब कांस्टेंट हो गया तो सेचुरेशन मोड कहलाया। फिर सेचुरेशन के अबव भी हम वोल्टेज को बढ़ाते गए, तो जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते गए वैसे वैसे चैनल पर फॉर्म्ड जंक्शंस है वो रिवर्स होते गए। एक ऐसा कंडीशन आया जब उस पर्टिकुलर हाई वोल्टेज के कारण दोनों साइड के जंक्शन पर ब्रेकडाउन हुआ। जंक्शंस पर ब्रेकडाउन होने की वजह से लार्ज अमाउंट में फ्री कैरियर प्रोड्यूस हुआ। फ्री कैरियर के कारण चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ गया। चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ने से क्या हो गया, चैनल के थ्रू फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू है सडनली कांस्टेंट वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू में इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो फ्लो होने वाले करेंट का सडनली कांस्टेंट वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू में इंक्रीज हो जाना ही क्या कहलाएगा, ब्रेकडाउन कहलाता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट है, एक पॉइंट में मैंने दोनों वोल्टेज को लगाया ही नहीं था, अब दूसरे वोल्टेज में मैं इन दोनों इस वोल्टेज को लगाया और इसको बढ़ाते गए। तीसरा कंडीशन है जब गेट टू सोर्स वोल्टेज भी लगाऊंगा और VDS भी लगाऊंगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है व्हेन अ नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड, एक मिनट, व्हेन अ नेगेटिव वोल्टेज इज अ नेगेटिव reverse biased voltage is applied between gate and source terminal, between gate and source terminal। ठीक है, तो जब हम गेट और सोर्स टर्मिनल के बीच में हम क्या दे रहे हैं, एक निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें, वो निगेटिव जो वोल्टेज है वो क्या है, रिवर्स बायस्ड वोल्टेज है। व्हेन अ नेगेटिव रिवर्स बायस्ड वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स टर्मिनल। ठीक है, VDS पहले से लगा ही है भाई, तो तीसरी पॉइंट है। ठीक है, VDS लगा ही है। व्हेन अ नेगेटिव रिवर्स बायस्ड वोल्टेज VGS लिख देते हैं, VGS इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स टर्मिनल, देन अब क्या होगा, यहाँ पर देखो हमने इसके गेट और सोर्स के बीच एक्सटर्नल VGS का वैल्यू पर लगा दिए, गेट टर्मिनल VGS, गेट पर गेट और सोर्स के बीच एक्सटर्नल रिवर्स बायसिंग वोल्टेज। अब जैसे ही हम रिवर्स बायस्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इस अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज के कारण चैनल के आइदर साइड पे जो फॉर्म्ड PN जंक्शन है वो दोनों क्या होगा, हाईली रिवर्स होगा, क्योंकि ये तो इसके साथ दिख रहा है लेकिन ये इस टर्मिनल के साथ ये इंटरनली शॉर्टेड रहता है, ऐसा बताया हूँ मैं।
तो जैसे ही गेट और सोर्स के बीच एक्सटर्नल रिवर्स बायसिंग वोल्टेज दोगे ना, तो चैनल के आइदर साइड पे फॉर्म्ड जो पीएन जंक्शन है वो क्या हो जाएगा और हाईली रिवर्स होगा। इस एक तो इसके वजह से यहाँ पर डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो ही गया है। अब यहाँ पर गेट और सोर्स के बीच और अप्लाई करोगे तो चैनल के आइदर साइड पर क्रिएटेड जो पीएन जंक्शन है वो क्या होगा और हाईली रिवर्स होगा। तो अप्लाइड वोल्टेज के कारण और हाईली रिवर्स होने के कारण इस चैनल के आइदर साइड पर फॉर्म्ड पीएन जंक्शन की डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा बढ़ेगा, पहले से ज़्यादा होगा। इधर का भी थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि अब यहाँ पर और रिवर्स हो गए ना, पहले से रिवर्स था, एक तरफ से और रिवर्स बायसिंग दे दिए। तो हम जानते हैं क्या होता है कि रिवर्स बायस्ड जंक्शन में रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करने से डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। तो ये गेट और सोर्स तो इसको और रिवर्स कर रहा है, और रिवर्स कर रहा है मतलब ये दोनों साइड पे फॉर्म्ड जो डिप्लेशन लेयर है वो और बढ़ेगा। तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या हो गया, बढ़ गया। तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या हो गया, कम हो गया। डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ा बट चैनल का विड्थ है वो क्या हो गया, कम हो गया, पहले से कम। क्योंकि डिप्लेशन लेयर बढ़ने से चैनल की एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे ही हम इसमें निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अप्लाइड निगेटिव वोल्टेज के कारण क्या होता है, चैनल के आइदर साइड पे फॉर्म्ड पीएन जंक्शन है वो हाईली रिवर्स होता है। हाईली रिवर्स होने के कारण चैनल पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो बढ़ जाती है। चैनल पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ने से चैनल की क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाती है। चैनल की क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने के कारण चैनल से फ्लो होने वाले चार्जेस का फ्लो रेट है वो क्या होने लगता है, कम होगा। तो इस चैनल से क्रॉस करने वाले जो कैरियर है, कैरियर का जो फ्लो रेट है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एरिया कम है तो कम चार्जेस फ्लो होगा। तो चैनल पे क्रॉस करने वाले कैरियर की फ्लो रेट कम होने के कारण डिवाइस के ड्रेन से सोर्स की ओर फ्लो होने वाले ड्रेन टू सोर्स करेंट का वैल्यू है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्योंकि कैरियर का फ्लो रेट कम हुआ, कैरियर का फ्लो रेट कम होने से फ्लो होने वाले ड्रेन टू सोर्स करंट की वैल्यू भी कम होगा। अब चैनल की फ्लो रेट कम क्यों होगा, क्योंकि चैनल की क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गई। अब चैनल की क्रॉस सेक्शनल एरिया कम क्यों हुई, क्योंकि डिप्लेशन लेयर का विड्थ पहले से बढ़ गया। डिप्लेशन लेयर का विड्थ पहले से क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने उस दोनों जंक्शन पे हाईली रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दी। तो जितना ज़्यादा आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो VGS को जैसे ही हम अप्लाई किए, गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करने के कारण इसके चैनल का विड्थ कम होने के कारण कैरियर की फ्लो रेट कम होने लगा। कैरियर की फ्लो रेट कम होने के कारण इस चैनल के थ्रू फ्लो होने वाले ड्रेन टू सोर्स करंट की वैल्यू है वो भी कम होने लगा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जैसे बोला हूँ पूरा डिटेल लिखना भाई, मैं इतना पूरा डिटेल नहीं लिख पाऊँगा, वाइस कैप्चर करो, नोट्स बना। अब जैसे ही हम इसके गेट और सोर्स के बीच की निगेटिव वोल्टेज की वैल्यू VGS को बढ़ाते हैं, VGS की वैल्यू बढ़ाने से क्या होता है, PN जंक्शन है वो क्या होता है, हाईली रिवर्स होता है, हाईली रिवर्स होगा। जैसे ही हम VGS की वैल्यू को और बढ़ा दिए पहले से ज़्यादा, तो PN जंक्शन है वो हाईली रिवर्स हो गया, दोनों साइड का PN जंक्शन है वो और ज़्यादा रिवर्स हो गया। अब रिवर्स बायस्ड होने की वजह से जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या हो गया, बढ़ेगा, क्योंकि रिवर्स बायस्ड जंक्शन में डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ता है। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाने से जंक्शन है वो हाईली रिवर्स हुआ। हाईली रिवर्स होने के कारण डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो क्या हो गया, बढ़ गया। डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ने से चैनल का विड्थ क्या होगा, चैनल का विड्थ है वो कम होंगे, क्योंकि ये फैल रहा है। ऐसा हमने VGS को बढ़ाया तो ऐसे और गया, दोनों साइड से आते जाएगा ऐसे,
जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे ये बढ़ते जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर बढ़ा वैसे वैसे बीच का चैनल का एरिया कम हो गया। चैनल का एरिया कम होने से ही चैनल को क्रॉस करने वाले कैरियर का रेट भी क्या होगा, कम होगा। तो जब कैरियर का फ्लो रेट कम होगा तो इससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे VGS बढ़ाते हैं, VGS बढ़ाने से चैनल के आइदर साइड पे फॉर्म्ड पीएन जंक्शन है और हाईली रिवर्स होने लगता है। हाईली रिवर्स होने के कारण डिप्लेशन लेयर का विड्थ लगातार बढ़ने लगता है। डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ने से चैनल का विड्थ लगातार क्या होने लगता है, कम होने लगता है। चैनल का विड्थ कम होने के कारण कैरियर फ्लो रेट भी क्या होने लगता है, कैरियर का फ्लो रेट भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। कैरियर का फ्लो रेट भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। कैरियर का फ्लो रेट कम होने के कारण डिवाइस की ड्रेन टू सोर्स करंट, ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाले करंट, ड्रेन टू सोर्स करंट आईडीएस की वैल्यू भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ऐसा, तो आईडीएस की वैल्यू कहाँ से जाता है, ड्रेन से सोर्स के बीच जाएगा, ड्रेन से सोर्स की ओर जाएगा, क्योंकि इस पॉजिटिव से ऐसा जाएंगे, ऐसा ट्रेवल करेगा। अब क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि VGS की वैल्यू को बढ़ा रहे। VGS बढ़ाने से क्या होगा, यहाँ जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर है वो बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। अब देखो क्या हो गया, एक समय ऐसा आता है कि VGS की लार्ज वैल्यू पे जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन जो लेयर जो रहते हैं वो उसका विड्थ है वो बढ़ जाता है। जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ने से क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि दोनों साइड की जो डिप्लेशन लेयर एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, टच कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर दोनों साइड की डिप्लेशन लेयर एक दूसरे को टच कर दे रहे हैं, डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ गया। डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ने से दोनों साइड के क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर एक दूसरे को टच कर देते हैं, टच्ड टू ईच अदर। एक दूसरे को टच करने से बीच की जो चैनल का विड्थ है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, जीरो। तो जिस समय चैनल की विड्थ कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा, चैनल ब्लॉक्ड हो जाएगा। चैनल ब्लॉक्ड होने से इससे कोई भी चार्ज कैरियर है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो चैनल से होकर इस कंडीशन में कोई भी चार्ज कैरियर क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो चैनल को क्रॉस करने वाले चार्ज कैरियर की संख्या कम्प्लीटली ज़ीरो होने के कारण ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएंगी। क्लियर हुआ? तो ये है हमारा ऑपरेशन, 3 पॉइंट में समझे। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता है, वह कंडीशन इस जेफेट का क्या कहलाता है, जेफेट का क्या कहलाएगा, कट ऑफ कंडीशन। क्या कहलाता है, कट ऑफ कंडीशन। और कट ऑफ मोड में इस जेफेट के थ्रू फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कम्प्लीटली क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ड्रेन से सोर्स के बीच कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में ड्रेन टू सोर्स करंट की वैल्यू कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाती है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को जेफेट का क्या बोलते हैं, कट ऑफ कंडीशन बोलते हैं। कब ज़ीरो होगा, जब दोनों साइड की चैनल है और दोनों साइड की डिप्लेशन लेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। जब एक दूसरे को टच करेगा तो चैनल ब्लॉक्ड हो जाएगा। चैनल ब्लॉक्ड होने की वजह से क्या होंगे, चैनल की विड्थ कम्प्लीटली ज़ीरो, चैनल से होकर कोई भी कैरियर क्रॉस नहीं करेगा। चैनल पे क्रॉस करने वाले कैरियर की संख्या ज़ीरो होने से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे VGS की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर का विड्थ भी बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो लार्ज होने के कारण आइदर साइड पे क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर एक दूसरे को टच कर देते हैं, एक दूसरे को टच कर देते हैं, दैट मीन्स कम्प्लीटली चैनल ब्लॉक हो जाता है। कैरियर को क्रॉस होने के लिए कोई भी स्पेस नहीं रहता, जिससे कैरियर क्रॉसिंग रेट कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता है।
कैरियर क्रॉसिंग रेट कम्प्लीटली ज़ीरो होने के कारण फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट से हम इसको समझाना है। तो 3 पॉइंट हो गए। अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो एक बार वॉइस को कैप्चर करके नोट्स बनाइए, एक बार बुक और पढ़ सकते हो। ठीक है, कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करो। थैंक यू।